अरे पुरानी से दिक्कत नहीं है, नई में तो सिलेबस काटा तो नहीं है, पता चल जाता है ना। सिलेबस सेम होगा तो चल जाएगा। क्या पहले ये जीके वाला जो चैप्टर था ना लास्ट ईयर, चैप्टर लास्ट ईयर कट गया। देखिए अभी फर्स्ट चैप्टर लास्ट ईयर नहीं आया। अभी काम करते हैं जिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है इसको अभी इस साल अभी नहीं पढ़ेंगे। जब स्कूल में तुम्हारे क्लियर हो जाएगा कि ये आना है या नहीं आना है। लेकिन सर हमारे स्कूल का भी बोला गया है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, बोले थे चैप्टर बोले हैं। हाँ तो फिर अपन फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हैं। जब आज बोले थे ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो तुम्हारी बुक पूरी किस तरह से डिजाइन है। यही लगवाएंगे। तुम पहले समझ लो तुम्हारा सिलेबस किस तरह से डिजाइन है। एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडिविजुअल चैप्टर सेपरेट, ठीक है ना। इसके बाद की जो बाकी के 4 चैप्टर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर। ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। एक दूसरे से लिंक होने का मतलब अगर एक आपने नहीं पढ़ा, बीच का कोई आपने गैप किया, अगले को समझने में दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि ये चैप्टर से जनरल नहीं पढ़ा तो लेजर नहीं समझ में आएगा। सेम यहाँ पे भी है, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा नहीं पढ़ने पड़ेगा, दूसरा नहीं पढ़ा तो तीसरा पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो ये पांचों चैप्टर एक साथ चलेंगे वन बाय वन। इसके बाद ये 2 चैप्टर है शेयर और डिवेंचर, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, ये कंपनी से रिलेटेड है। तीसरा जो सेक्शन बी आता है इसमें टोटल एनालिसिस पार्ट है, जो आपने पिछले साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, उसका पोस्टमार्टम, उसका रिजल्ट क्या है, उससे हम कौन से फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा पिछले साल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, तो उसमें तुम लोगों ने क्या निकाल लिया, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्या वो एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्या वो एक्चुअल का नेट प्रॉफिट है जिसे कागज में दिख रहा है। जैसे कई मान लो ये बोले तो मेरी कोचिंग में 100 बच्चे, 100 बच्चा मतलब इतना पैसा आ रहा है, तो भाई उतना पैसा आपके पास दिखना भी तो चाहिए। कागज में तो दिख रहा है खूब पैसा आ रहा है, लेकिन उसी रेशियो में दूसरी तरफ से खर्चा भी हो रहा है। तो अल्टीमेट क्या दिखेगा रिजल्ट कि भाई कागज में दिख रहा है कि आपने 2 लाख रुपया कमाया, ऑन द स्पॉट 2 लाख रुपया इनकम है, पता चला लेकिन लास्ट में गए तो 200 रुपये भी आपकी जेब में नहीं है। देन ध्यान दें कि जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो भी है, उतना आ रहा है उतना जा, उसको बोलते हैं एनालिसिस। उन सब चीजों से क्या होता है, बिजनेस के फ्यूचर डिसीजन हो। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो तुम मोटर चालू कर दी, टंकी में पानी चढ़ने लगा, तो आपको मालूम है 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में टंकी भर जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि उसी टंकी में नीचे होल है, तो जितना भर रहा है चला रहा मोटर 4 घंटे, भरेगा क्या? 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो और कैश फ्लो, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रोजेक्ट, जो कि आपका स्कूल आपको देगा। 20 नंबर का जो होता है इंटरनल, वो 20 नंबर इसी से मिलता है प्रोजेक्ट, ठीक। तो अपन आज पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है पहले समझिए। बिजनेसेस कितने प्रकार, सबसे पहले तो ये समझिए। अभी जो तुम लोगों ने 11th में पढ़ा, उसको उसकी जितनी अकाउंटिंग तुमने पढ़ी 11th में, जितना तुम लोगों ने अकाउंट लगाया है, वो है क्या? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी एक अकेला व्यक्ति अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके खाते कैसे रखेगा, हाउ एन इंडिविजुअल प्रिपेयर हिज अकाउंट, ठीक। उसमें तुमने पढ़ा क्या क्या? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बहुत सारी चीजें छोटे छोटे पढ़ी। और फाइनल था आपका फाइनल अकाउंट, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, करेक्ट।
अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब अदर वैरायटी ऑफ बिजनेस आ रहा है। जैसे इसमें अभी पहला तुम्हारा आया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी को बोलते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। इसी को बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग हैं जो एक्चुअल में बिजनेस नहीं करते, लेकिन इनके पास पैसे आते जाते। जिसका ये वाला चैप्टर। तीसरी वैरायटी जो आपकी आती है, सही हो गया, मैं लिखी भी नहीं है, ध्यान दो। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? ऐसी संस्थाएं जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलते हैं। ओल्ड ट्रेडिशन में क्या था कि मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए, मैक्सिमम 20। अब नए में क्या हो गया रूल, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। इस कारण से ऐसा हुआ क्योंकि क्या हुआ, एक समय था जब थोड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए 10-20 लोग मिल जाए तो पैसा इकट्ठा हो जाता। लेकिन आज की डेट में अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा चाहिए। एक से ज्यादा लोग क्यों होते हैं पार्टनरशिप में, क्यों आते हैं? क्योंकि भाई आपको मान लो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो किराने की दुकान चला तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख में हो जाएगा। अच्छी किराने की दुकान खोली है तो 1 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको सुमित मॉल जैसा शोरूम खोलना है, इन दैट केस आपको चाहिए कितना, 100 करोड़। तो 20, 25, 30 लोगों में हो जाएगा, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का मिला देंगे, 30 लोग हो करके खोल ली। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, era चेंज हुआ, तो अब उसी मॉल को खोलने के लिए पता चला 500 करोड़ चाहिए। तो या तो कंपनी बनाओ तब पैसा आएगा, तो उसको लॉ में चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया कि 100 आदमी तक हो सकते। तो अगर हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट अगर चाहिए तो आप 100 लोग मिलकर के वो पैसा इकट्ठा करके बिजनेस चालू करो, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक, इसके बाद मान लो और ज्यादा कैपिटल, अब आपको इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, अब आपको चाहिए 1000 करोड़, 2000 करोड़, तो 100 लोगों में भी काम नहीं होना। इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी बनाने के लिए अपने शेयर मार्केट में इशू करना। शेयर इशू करना मतलब अपना हिस्सेदारी या अपना हिस्सा बिजनेस का बेचना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शेयर। आपने जब शेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में होगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी बनाकर अपने शेयर इशू करके हम कंपनी में पैसा कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपनी। कितनी वैरायटी हो गई, सोल प्रोप्राइटर पहला, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरा, पार्टनरशिप तीसरा, और चौथा हो गया कंपनी। ये 4 वैरायटी ऑफ बिजनेस हो गई। सोल प्रोप्राइटर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप और चौथा कंपनी। ये सब एनटीओ, इसमें क्या आते हैं? यही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनटीओ। आता क्या बता, ये इतना वो समझो कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्लियर होगा, नॉट मतलब नहीं, प्रॉफिट मतलब उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था जो पैसे के लिए काम नहीं करती, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सोशल वेलफेयर। तो अल्टीमेट सोशल वेलफेयर भी करेंगे तो पैसा तो आएगा जाएगा ना, तो पैसा आएगा जाएगा तो उसका हिसाब भी रखना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करो कि मान लो कोई लगता है बोल रहा है मैं वृद्धाश्रम चलाऊं, मेरे पास 50 कमरों का एक घर है, अब मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, तो मैं इसको वृद्धाश्रम बना देता हूँ या इसको अनाथालय बना देता हूँ। तो इस अनाथालय में 50 बच्चे रहेंगे तो उनका खर्चा लगेगा। अब उनके लिए मान लो दान आया 2 करोड़, तो बड़े आदमी ने दान दे दिया कि गरीब बच्चे पलेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, 50 बच्चों के लिए खर्चा मिलेगा। अब वो 2 करोड़ आया, अब जिस बंदे ने वो हॉस्टल खोला है, अनाथालय खोला है, तो उस 2 करोड़ का मिसयूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसका हिसाब रखो अगर मिसयूज कम हो। तो ये 2 करोड़ आया तो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, बच्चों के लिए कितने का कपड़ा सिला, कितने के बैग आए, कितने का किताब आई, कितनी फीस जमा हुई, कितना खाने में खर्चा हुआ, कितना लाइट का खर्चा हुआ, कितना एम्प्लॉय को सैलरी दी गई वहां काम करने वालों को, तो वो हिसाब रखना इसका काम है। लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं। कोई भी वृद्धाश्रम चलाता है तो इसलिए तो नहीं चलाता ना कि मैं वृद्धाश्रम से इतना कमाऊंगा या अनाथालय से मैं इतना कमाऊंगा
लेकिन हिसाब है, एक चीज याद रखो, व्हाट इज अकाउंटिंग, जहां भी पैसे का आना जाना होगा उसका हिसाब रखना है अकाउंटिंग। अब हिसाब रखने का तरीका अलग अलग होगा, वो तरीका तुमने 11th में पढ़े थे, कैश अकाउंटिंग होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, ये नॉन टैली ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है पार्टनरशिप, क्लियर हो गया, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। और फिर होता है कंपनी, यहाँ पे अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, फिर पैसा लगा। अब मेरा जो पॉइंट है वो था, चाहे ये हो या ये हो या ये हो ये, आपको स्टेप यही करना है, जनरल लेजर ट्रायंगल तो फाइनल, बीच में जो अगड़म बगड़म रहते हैं वो डेप्रिसिएशन, डीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और भी चैप्टर पढ़े थे, वो रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से पकड़ना जो मैं बताना चाहता हूँ, तो ये सारे स्टेप कॉमन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इस साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल आपको फिर से ये पढ़ना है। एनटीओ में जनरल कैसे होगा, एनटीओ में लेजर कैसे बनेगा, एनटीओ में ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, मेथड इज सेम इन एवरी, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, सब कुछ वैसे ही। ठीक, तो हम आपको इसमें जैसे जनरल एंट्री नहीं पढ़ाने वाले, जैसे लेजर नहीं पढ़ाने वाले, जैसे ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है ना, वो सब सिलेबस से हटा। रीजन तो उसी तरह से होता है जैसे पहले होता, वही रूल है जो पहले लगते थे, तो दोबारा क्यों पढ़ाए हैं, तुम्हें फिर चैप्टर क्यों है? रीजन ये है कि इनमें से जिस जगह पर डिफरेंस है सॉल्व करो। इन 5-6 स्टेप्स में से जो चैप्टर या जो पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पहले पढ़ी, मान लीजिए जर्नल इसमें अलग होता, अलग तरीके से, तो जर्नल पढ़वाता है, जर्नल का तरीका सेम है, उसमें थोड़ा जर्नल नहीं पढ़ाता। इसमें क्या चेंज है, ये वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेंज। मतलब सर एनटीओ में या तो इन सब में तो कोई ना कोई चीज चेंज है, उसमें भी इन सब में कोई ना कोई चीज चेंज रहेगी, चाहे वो एक ही हो। ठीक है ना, जैसे कंपनी है, कंपनी में कहाँ डिफरेंस है, जर्नल में डिफरेंस है और फाइनल अकाउंट में डिफरेंस है, तो वो पढ़ाया जाएगा कंपनी में, बाकी बीच में कोई डिफरेंस नहीं, तो क्या को पढ़ाएं। समझ आ रही है ना? पर एक चीज बात है, जब मान लो तुम लोग कहीं कुकिंग क्लास में जाते हो, कुकिंग क्लास में गए सीखने के लिए, तो अब वो तुमको वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी बनाना नहीं सिखाना, अब तुम लोग सीखोगे नहीं, क्यों? हमारा करना। तो जो कॉमन चीज है, जो कॉमन फैक्टर है, वो हटा दिया जाता है, जो अनकॉमन है, मार्केट से अलग अलग है, ट्रिकी है, वो आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि जो चीज कॉमन है वो आप 11th में पढ़ सकते हो। मैं 11th में पहले होता ना, तुम नर्सरी क्लास में, अब सीधे 12th में आए, ठीक है ना, क्योंकि उस समय आप कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो सारा बेस आपको क्लियर किया। अब आप सीधे आगे, अब इतना पूरा स्किप करके सीधे फाइनल अकाउंट आ गया, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो? अब आते हैं इसको पढ़ने की है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला तो कोई भी बिजनेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इसमें कौन कौन आते हैं, सुनोगे तो हंसो। हाँ बताइए आप बॉस में। पहला आपका हाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, हमारा स्कूल आता है, जिम, बोला तो इसीलिए हंसोगे। हमारे स्कूल पे कौन आता है? आपको लगता है वो तो नहीं करता है सर, आपको लगता है क्या मानते हैं? ये कौन है? कौन है? नहीं सर जानते हैं, हमारी मेनका है, इनको भले वो हमसे थोड़ी खुली होती मेनका, ये जब भी आती है लगता बहुत खराब है, तो आती है दूर से चलो, तो नॉन फॉर प्रॉफिट,
तो तुम आके उससे ऐसा पूछियो क्या वो नाराज है। चलो मुद्दे पे आओ। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। कितना क्लियर हुआ? कौन कौन होता है? हॉस्पिटल, क्लब, स्कूल, कॉलेज। क्लब मतलब जैसे जिम वगैरह होते हैं, जिम है या बुक लाइब्रेरी है कोई। एक्चुअली तो क्या है, इनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इनको उन्होंने रखा सोसाइटी के डेवलपमेंट से। सोसाइटी को फिट रखना है तो जिम कॉलेज। जैसे अपने सत्ता में लाइब्रेरी है, पता है? गवर्नमेंट लाइब्रेरी, प्राइवेट तो खुल गई जा सकती। गवर्नमेंट की भी 4 लाइब्रेरी है सत्ता में, इन लोगों को पता ही नहीं। एक ही बता देते हैं। एक बता देते हैं, सुभाष पार्क है। सुभाष पार्क कौन बताए? जहाँ से साल पत्नी से गली सब्जी मंडी के लिए भी जाती है, फिर आगे हनुमान चौक के लिए जाती है, इधर सिटी को वाली। तो जो चौराहा है ना, उस चौराहे में ऊपर नीचे किराने की दुकान है, उसके ऊपर लाइब्रेरी ऊपर है, जाना तो देखना, लिखा है। कौन सी रोड पे? ये गौशाला चौक पहुंचे, अरे यहाँ से निकलो, 2 V शेप में गया, एक तो सिटी को वाली के लिए, एक तो इस तरफ। ये वाली रोड जाओगे तो पहला रोड छोड़ दो, तो बाजार टोला के लिए जाओ। उसके आगे जाओगे जब अगला चौराहा है नेक्स्ट, तो उसी चौराहे में दूसरा एग्जांपल दूसरी जगह बता देते हैं जो तुमको तुरंत याद आ जाएगी। टाउन हॉल देखा है? टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड पार्क, हिंदी में बोला भूल जरा, जमीन के अंदर, वहाँ है लाइब्रेरी। तो इस तरह से हमें 3 लाइब्रेरी, एक चौथी तीसरी लाइब्रेरी कहाँ पे है जो बंद हो गई? पुष्करणी पार्क है। पुष्करणी पार्क के बगल में लाइब्रेरी है, उसके बगल में रोड अंदर है, वो लाइब्रेरी बंद हो गई। तो इस तरह से 3-4 लाइब्रेरी सप्ताह में, ठीक। ये क्यों चलाएगी? ताकि वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं और ऐसी बुक्स वो खरीद नहीं सकते, वो लाइब्रेरी में मिल जाए। और हमारे यहाँ क्या बच्चों ने लाइब्रेरी को उल्टा ले कि हमको जो किताब पढ़नी है वो हम लाइब्रेरी से ले लें। अरे भैया, लाइब्रेरी इसलिए नहीं है कि आपको ये किताब पढ़नी है तो आपको स्कूल में ये किताब मिले। लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये किताब आपको खरीदनी है, इसके रेफरेंस के लिए और एडिशनल, जिसमें 12th की अकाउंटिंग के दूसरा क्वेश्चन वो आपको लाइब्रेरी और ऑब्जेक्टिव बनाया गया था किसी और जिसके लिए लोग यूज करने लगे, जैसे और ठीक है ना। अब ये तो गया लाइब्रेरी का। इसी तरह से जिम है, फिटनेस क्लब है, स्कूल है। अब तुम जो बोल रहे हो स्कूल में प्रॉफिट, नो डाउट प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारे स्कूल में प्रॉफिट हो रहा है, हर स्कूल में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड उठाओगे, यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस, दे आर इन लॉस। ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलने का एक वे, एक तरीका है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, इसके लिए तो आपको कुछ नए शब्द मिलेंगे। जैसे आपने 11th में जब पढ़े थे तो आपको नए वर्ड्स मिले, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सब नया था। अब आप फैमिलियर हो गए उनके साथ, तो अब कुछ और नए शब्द, ठीक है ना। तो आप जब जाओगे अपनी बुक के 3rd पेज, तो पेज नंबर 4 पहले कुछ शब्दों को समझें। पहला क्या है? एंट्रेंस फी। व्हाट इज एंट्रेंस फी? एडमिशन फी। जब आप क्लब में जगहों पे एडमिशन लेते हो, यदि वहां एंट्री करते हो तो एंट्री का पैसा देना होगा। सब्सक्रिप्शन भी आएगा, उसका एंट्री फीस जो होती है, आप जितनी बार एंटर करोगे उतनी बार लगेगी। जस्ट इमेजिन, प्रदर्शनी लगी, 10 रुपए का टिकट कटा, अंदर के बाहर निकल आओ, फिर अंदर जाओगे तो कितना टिकट? तो थोड़ी बोलोगे कि हम अभी तो गए थे तो रुक के अंदर का निकल आए, निकल आए तो फिर टिकट खरीद तो अंदर जाके, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस या एंट्री फी आपको लगेगी, करेक्ट। ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम फॉर क्लब। जस्ट इमेजिन लाइब्रेरी है,
लाइब्रेरी में आपको एंट्री का फीस, जैसे आपका पार्क है, कौन सा? 1 रुपये का टिकट लगता है, 2 रुपये गाड़ी पार्क 6 रुपये लगने लगा। तो अगर आप 6 रुपये देकर अंदर जाओ, 2 मिनट बाद बाहर आ जाओ, तो फिर अंदर जाओगे तो क्या बोलेगा? तो जितनी बार एंटर करोगे उतनी बार आपको एंट्री फीस देनी है। दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उस संस्था को, उस क्लब को, उस पार्क को चलाने के लिए खर्चा लगता है, भाई साफ सफाई का, पेड़ लगाने का, पानी का, सिंचाई का, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा आएगा, बिजली का बिल, ये खर्चा कहां से निकलेगा? इसीलिए उन्होंने क्या कर रखा है, मॉर्निंग में फ्री कर रखा है। मॉर्निंग वॉक करने जो लोग आते हैं उनको कोई चार्ज नहीं, लेकिन इवनिंग में जो फन के लिए उसको हमने चार्ज बना रखा है। क्यों? उसको मेंटेन भी तो करना है। मेंटेन कैसे होगा? दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? एंट्रेंस फीस क्या होता है? उस क्लब को या उस सोसाइटी को इनकम। इसी तरह से स्कूल वालों ने क्या बना रखा है? एडमिशन। अब पहले तो क्या एडमिशन फीस का क्या रूल था कि एक बार लगेगी और पूरे साल के लिए एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हम स्कूल वाले भी मजा बना लिए, हर साल एडमिशन फीस जोड़ किसी अलग अलग नामों से, एनुअल चार्ज, है ना, डेवलपमेंट फीस, नाम बदल गए हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पैसा लेना। ठीक है ना? आप भी करते हैं, आप भी करते हैं। अगला नंबर, अब आ गया सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? इट इज मंथली चार्ज। जस्ट लाइक आप कोई चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हर महीने आपको पे करना पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए? सब्सक्रिप्शन क्या होगा? मंथली। अब इसको पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, कई लोग क्वार्टरली लेने लगे हैं, कई लोग हाफ ईयरली लेने लगे हैं, कई लोग एनुअल लेने लगे। हमारा ऑब्जेक्टिव समझाने का क्या, हम आपको केवल क्या समझाना चाह रहे हैं, इनसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को सोर्स ऑफ इनकम आता है। एंट्रेंस फी से पैसा आ रहा है। याद करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डीआर साइड में खर्चे लिखते थे, सीआर साइड में इनकम लिखते थे। ये वो हेड है जो इनकम की साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है ना? बनेगा उसी तरीके से, पर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हेड थोड़ा चेंज हुआ, जो आइटम से थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है? डोनेशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अनाथालय खोला, 2 करोड़ रुपए का दान आ गया, तो दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक हम लोग कहां पढ़ते थे कि डोनेशन हम देते हैं, दान खर्चा है। क्यों खर्चा है? क्योंकि जस्ट इमेजिन सोल प्रोप्राइटरशिप, तुम्हारे किराने की दुकान है तो कोई तुमको दान देगा नहीं, तुम्हारे को दुकान से को दान मिलेगा, तुमको दान देना पड़ेगा। चैरिटी करोगे आप, डोनेशन करोगे आपको कोई डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि आपको समाज सेवा का काम नहीं करेगा, आपको भगवान आपको सहायता देना चाहते हैं। हम क्यों? क्योंकि आप मोहल्ले के लिए किराने की दुकान आपने खोली, कौन दान करने आएगा भाई? आपको कमाने के लिए खोलो, आप दान करो। यहाँ पे क्या था? डोनेशन खर्चा था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डीआर में लिखते। लेकिन वही डोनेशन यहाँ क्या हो गया? इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि इसको डोनेशन मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो कुछ बेच तो रही नहीं, लाइब्रेरी कुछ बेचता नहीं है, क्लब कुछ बेचता नहीं है, ये लोग केवल क्या कर रहे हैं? सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो उस चीज को चलाने के लिए इनको क्या चाहिए? तकिया दे देती है। तो ये सोसाइटी को रन करने के लिए जो खर्च हो रहा है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो डोनेशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनडीओ, नॉन ट्रेडिंग। इससे भी समझ में आया, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था जो ट्रेडिंग नहीं करती। ट्रेडिंग मींस बाय समथिंग एंड सेल समथिंग। तो ये लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, दे सर्व द सोसाइटी, ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद आ गया सब्सिडी। ये क्या सुना वर्ड? हाँ सुना है, तो क्या सुनने लायक बचा है। पहले गैस में मिला करती थी, याद है?
गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता है, याद है? उस जमाना था, आज से 10-12 साल पहले, शायद ना हो रहा है है ना? तो 400 रुपए का सिलेंडर कैसे मिलता था? उस समय भी सिलेंडर 600, गैस कम होती होगी उस समय प्रैक्टिकल समझो, पहले भी सिलेंडर 1000 रुपए का ही था। आज से 10 साल पहले भी सिलेंडर 1000 रुपए का ही था, लेकिन होता क्या था, गवर्नमेंट आपको 400 रुपए में देती थी और जो 600 रुपए है वो गवर्नमेंट उस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी को दे देती थी अपने पॉकेट, तो ताकि पब्लिक को सिलेंडर सस्ते में मिले। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? और वो वोट मिले, वो वोट मिले, हाँ ये भी दे सकते हो, लेकिन वो देने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग जो है वो लकड़ी से निकले और सिलेंडर की तरफ जाएं। तो खाली पानी महंगा करते हैं, जैसे आप करते हैं। अब उसको क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लोग जो लोग भगवान को प्यारे हो चुके उनके नाम में भी गैस सिलेंडर के कनेक्शन, तो उससे होता क्या था, उनके नाम जो लोग नहीं है इस धरती पे उनके नाम से सिलेंडर लेते थे 400 रुपए में और उसी सिलेंडर को मार्केट में ब्लैक में बेचते थे 1000 रुपए, यानी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और उसमें पैसे का नुकसान किसका हो रहा था? गवर्नमेंट सब्सिडी किस लिए दे रही है? ताकि आपको सही रेट में सस्ते रेट में सिलेंडर मिल जाए, आपका घर चल जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी वजह से हजारों करोड़ का गोलमाल होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे से क्या किया, पहले बोला कि भैया हम आपको सिलेंडर देंगे 1000 और 600 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो बैंक अकाउंट तो उसी का होगा ना जो आदमी जिंदा होगा। अगर कोई मर भी गया है तो उसका अकाउंट है तो पैसा तो जाएंगे पर निकलेंगे नहीं। कौन से पकड़ में है? वो इसलिए डाल रहे हैं कि हमको आपको मतलब कह सकते हैं आपको रिलीफ देना है कि आपको चीज जो है 600 की 1000 की नहीं पड़ रही है, 400 की पड़ रही है। हम आपसे 1000 ले रहे हैं और दूसरे हाथ से आपको 600 दे दे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब आपको 1 साल तक इस तरह से चलाया। ये बात ध्यान से समझना, 1000 रुपए आपसे लेते रहे, 600 आपके अकाउंट में डालते रहे। अब गवर्नमेंट का दिमाग देखो, आपकी आदत क्या पड़ गई 1000 रुपए देने की, माइंडसेट कैसा हो गया, सिलेंडर मतलब 1000। आप जब भी सिलेंडर आया तो आप 1000 रुपए निकाल के दे रहे हो ना, तो जो पैसे दे रहा है हर महीने उसका दिमाग में क्या सेटअप बन गया, सिलेंडर मतलब 1000 रुपए 600 रुपए खाते में आ जाए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे 600 को 590 580 धीरे हर 2-3 महीने में 10 रुपए कम। और आज कितना आता है मालूम? 0। लेकिन आपको आदत क्या पड़ गई, 1000 रुपए देने की। आप जो हल्ला मचाने वाले थे सिलेंडर महंगा सिलेंडर महंगा सिलेंडर महंगा, अब हल्ला भी नहीं मचा सकते। लेकिन गवर्नमेंट पैसे कंपनी को दे रही थी ना। हाँ, कंपनी को देना बंद कर दिया गवर्नमेंट। पब्लिक को दे रही है। तो ये अब फिर तो वही सुनिए, जो बात नहीं समझ रहे। पहले गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, आप कंपनी को 400 रुपए दो, 600 रुपए हम दे देंगे, तो कंपनी के पास 1000 रुपए आ गए, बात खत्म। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1000 रुपए आप कंपनी को दे दो और सिलेंडर ले लो, 600 हम आपको दे देंगे। तो कंपनी का कोई नुकसान हुआ क्या? गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं। 600 पहले भी दे रही थी, 600 अभी भी दे रही। अब गवर्नमेंट का फायदा कैसे हुआ, तो 10-10 रुपए घटाते चले गए। 5 साल बाद क्या हुआ कि वो कंपनी को पूरा 1000 रुपया मिल रहा है, सरकार का 54 खर्चा नहीं हो रहा, आपने ये 600 पूरे नहीं पूरे। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं मखमल में लपेट के जूता मार। पुराना डायलॉग, मखमल में लपेट के जूता मार। आपको लगेगा कि मखमल मारा और उसने अपनी भड़ास को निकाली, ठीक है ना? मखमल नहीं मालूम, बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। ठीक है ना? अब ये कॉन्सेप्ट प्योर सब्सिडी क्या है, अब इसमें यहाँ पे यूज क्या है, अब आपका क्लब हाउस है या आपकी लाइब्रेरी है, अब आपको लाइब्रेरी के लिए 1 लाख किताबें खरीदनी है। 1 लाख किताबों की कीमत हुई 10 लाख। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपके पास 10 लाख नहीं है, तो आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख रुपए पे कर लो, 9 लाख रुपए हम आपके लिए पे करें, आपके पास किताबें आएगी। पार्क है, पार्क का मेंटेनेंस के लिए आप क्या कर रहे हो, सब्सिडी वो लगा रहे हो, एंट्री फीस से कुछ पैसे आए। अब तुम्हारे उस
एक महीने का खर्चा मान लो पार्क को चलाने का 2 लाख रुपए, लेकिन एंट्री फीस से आया तुम्हारे पास 50,000, 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहा है ना खर्चा मेंटेन करने के लिए। 1.5 लाख कौन दे दिया? गवर्नमेंट ने दिया। सब्सिडी। सब्सिडी मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो वो चीज गवर्नमेंट आपको सस्ते रेट में प्रोवाइड करेगी। आर्मी में यहाँ पे किसी की फैमिली में कोई है? आर्मी में, ठीक है ना। आर्मी में क्या होता है? कैंटीन होती है। वो कैंटीन कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्मी ऑफिसर्स को वही चीज जो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की मिलेगी वहां उनको 20,000 की मिलेगी। हाँ सर, वो बोल रही थी कि कैंटीन हमारे यहाँ बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है। तो वहां सस्ता क्यों है? क्योंकि कंपनी सस्ता नहीं दे रही, गवर्नमेंट कंपनी से उसी रेट में खरीदती है पर अपने उन पर्टिकुलर लोगों को सस्ते रेट में देती है। जो बुलेट गाड़ी आप यहाँ पे 1.5 लाख की खरीद के लाओगे वहां वो 50,000 में लेके चले। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। यानी जो गवर्नमेंट से आपको रिबेट या छूट मिलती, ये भी उस क्लब के लिए क्या है? इनकम, ठीक है ना। अगला क्या है? मेंबरशिप। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप वहां के रेगुलर मेंबर हो। अब मेंबरशिप फी वीकली भी हो सकती है, ठीक है ना, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी। या हम उस क्लब के मेंबर हैं, जस्ट लाइक रोटरी क्लब, लायंस क्लब, या किसी लाइब्रेरी में ही आप मेंबर बन गए, आपने कार्ड बनवा लिया और एक मंथली चार्ज जमा कर दिया। भाई ऐसी बताओ, जस्ट इमेजिन करो, पार्क कितना लगता है? 6 रुपए। अगर आप रोज शाम को जाते हो तो महीने में कितना लग गया? 10 दिन में 180 रुपए लग गए, 180 रुपीज। उसी पार्क वाले ने आपको जब देखा, 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, तो वो आपको ऑफर करेगा, तो भैया आप पार्क के नंबर क्यों नहीं बन गए? तो क्या 150 रुपये का जमा कर दो, 150 रुपये जमा कर दो, वो कार्ड रख लो तो आप आते रहो। फिर बोलेगा आप 3 लोग आते हो ना, आपकी फैमिली आती है पूरी, एक काम करो 500 जमा कर दो, आपकी फैमिली में 25 लोग हो तो वो भी आते हैं ना, कोई टेंशन है, बस ये कार्ड क्लियर है। ये भी पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप। तो मेंबरशिप फी से फायदा क्या है? एक साथ पैसा है। अभी आप रोज 600 रुपए दे रहे हो और आपने एक साथ 150 रुपए दिए, दूसरा उस क्लब का क्या बचा? जितनी बार आप पैसे दे रहे हो उतनी बार वो तो पर्ची काट के दे रहा है, तो पर्ची का खर्चा बचा। पहले आप 30 दिन जाते हो तो 30 पर्चियां आपके नाम पे कटती है, अब वो पर्चियां नहीं कटेगी, तो किसी और के नाम पे कटेगी, वो टिकट का पैसा बचा। So that is called membership fee. It is a source of income for a non-trading organization. Clear? Good confusion? अगले सर पता है मेरे को कॉल वाले ने दिया था तो मैंने दिया नहीं मेंबरशिप। अब हर जगह होता है आजकल ये कॉन्सेप्ट, जैसे वो है ना यार Amazon प्राइम, क्या है वो? मेंबरशिप देता है वो। उससे फायदा क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जल्दी आपके पास डिलीवर होगा, आपको ज्यादा बेटर डिस्काउंट मिलेगा, आपको वो प्रोडक्ट जो कल आने वाला है Amazon से वो आपको आज ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ मेंबरशिप। तो उसके अपने अलग बेनिफिट है, ठीक है ना। अगला है क्या? लाइफ मेंबरशिप। ये क्या है? अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है घर में, बुजुर्ग, जिसको अब 60 साल का हो गया, उसको रोज पार्क जाने का काम है नहीं, कुछ सुबह शाम वही जाना, वो बोला यार कहा हर महीने 5 बनवाएंगे, तुम बताओ मतलब पूरा जिंदगी भर का कितना लोगे? तो वो पार्क वाले ने बोला भैया 2000 रुपये जमा कर दो, एक लाइफ टाइम पास, भले वो अगले दिन तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टाइम इन जिंदगी भर? नहीं इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री का लाइफ टाइम अलग है, ध्यान रखना। हर इंडस्ट्री का 60 साल होगी। जैसे मोबाइल है ना, सिम में लाइफ टाइम दिखाता है, लाइफ टाइम सिम। हाँ, उसका मतलब कितना मालूम है? हाँ, उस सिम की जितनी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ नहीं। तुम्हारा सिम ले लियो तो एक बार रिचार्ज करा तुम्हारी जिंदगी भर का खर्च कम रहे। और उसकी एक लिमिट है, सिम की भी एक लिमिट रखी उन्होंने, 10 ईयर, 10 साल बाद वो भी नहीं। जस्ट लाइक बाइक, व्हाट इज द लाइफ टाइम? एक बाइक की लाइफ क्या मानी गई?
15 साल। 15 साल बाद किसी भी बाइक का या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता। कार की 10 साल, ट्रक की 7 साल, इंसानों की इंसान की क्या कोई लाइफ है, पता नहीं कब टपक जाए। क्लियर? तो लाइफ टाइम से क्या होता है, लाइफ टाइम भी एक तरीका है मेंबरशिप। मतलब उनका 2000 खत्म तो फिर पैसा दो। हाँ, तो वो उससे क्या होता है, क्लब पर इनकम जनरेट होती। अगला क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। ये मिलेगा नहीं ज्यादा क्वेश्चन, पर इंपॉर्टेंट क्या क्यों? मैं उसमें पढ़ते थे ना, नाम और सुना था। जैसे आपको क्लब है, मैंने वो एग्जांपल दिया था कि 50 बच्चे रह रहे हैं अनाथालय में, 2 करोड़ रुपए की डोनेशन आई। अब उस अनाथालय का 2 करोड़ रुपया अगले 2-3 साल के लिए हो गया ना। 2 करोड़ एक साल में तो खर्चा होना नहीं है, तो वो जो अनाथालय है वो क्या करेगा, उस 2 करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देगा, जिससे उसको रेगुलर इनकम आती रहेगी और अनाथालय चलता रहेगा। क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इनकम, इनकम से नहीं, इन्वेस्टमेंट से इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये कब होगा, जब आपके पास ज्यादा डोनेशन आ जाए, ज्यादा चैरिटी आ जाए, जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे रेगुलर इनकम आती है। जस्ट लाइक मैंने एक इंटरव्यू सुना था उसका, अक्षय कुमार, उसने उनको बोलता है कि उससे बोला गया कि आप तो क्या ना, तो सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे क्यों उठते हो सुबह से, आप पार्टियों को क्यों नहीं जाते हो, आप क्यों 4-4 फिल्में 5-5 फिल्में एक साल में करते हो। वो दूसरा एक्टर देखो, शाहरुख खान, सलमान खान, साल 2 साल 3 साल एक पिक्चर आती है और आपकी हर साल 5 पिक्चरें आती हैं। तो उसमें लॉजिक क्या दिया समझना आपको, उसको यहाँ से समझना आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। वही बोलता है मैं आप जो काम करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में पैसे के लिए नहीं करता। बोले क्यों, आप समझना। वो बोल रहा मेरे पास इतना पैसा है, अब मैं अगले 7 जन्म तक जो है ना, जो लाइफस्टाइल आज जी रहा हूं वो खा सकता। आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, लेकिन काम करूंगा तो पैसे तो लूंगा। बट व्हाई आई एम वर्किंग, क्योंकि मैं साल में 5 फिल्में करता हूँ, एक फिल्म को बनाने में 1500 से 2000 लोग लगते हैं। उन 2000 लोगों का घर चलता है किसकी वजह से, मेरे फिल्म बनाने। मैं उस दिन काम करना बंद कर दूंगा जिस दिन मैं रात को जब सोऊं तो मुझे ये लगे क्या जिंदगी है, फिर सुबह उठ के जाना है काम। और अभी मेरे अंदर ये फील नहीं आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है काम करने, मुझे मैं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अब उसने क्या कर रखा होगा, जस्ट इमेजिन आज धोनी ने क्या कर रखा होगा या तेंदुलकर ने क्या कर रखा होगा, बात समझना। उन लोगों ने जो अपने पूरी लाइफ में कमाया, उस पैसे को उन्होंने क्या कर दिया होगा, कहीं इन्वेस्ट। तो क्या धोनी क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, अब धोनी को ऐड तो नहीं मिल रहा है, तेंदुलकर क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, इसको ऐड तो नहीं मिल रहा है, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है। उन्होंने जब कमाया था उस समय पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, आज वो पैसा उनको कमा के दे रहा है। ऐसे क्लब में होता है, ऐसे एनटीओ में होता है, जब उनके पास अच्छा डोनेशन आता है एट दैट टाइम उस डोनेशन को वो खर्च नहीं करते आपके हमारी तरह कि अचानक से कहीं से 20,000 रुपया मिला तो गए मार्केट में फूका है। वो क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको इनकम, कब, जब हम इनकम कमाने के लायक नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अदर इनकम छोड़ दो और मिलेगा। अब इसमें देखो सारे आइटम बाकी के जो आप लोग जानते हो, पहचानते हो, एक्सपेंस देखो सब पहचानते हो, सैलरी पता है, वेजेस पता है, रेंट, न्यूज़पेपर, एक्सपेंस फ्रॉम गेम ऑन गेम, ये क्या है। अब आपका क्लब हाउस है तो क्लब में गेम्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे। जैसे इमेजिन करो यार, पार्क वाला, पार्क में झूले लगे हैं, आधे तो टूटे हैं, नहीं है, जो झूले वो टूट गए, अगर टूट गए तो क्या होगा, उसकी मेंटेनेंस चाहिए ना, रिपेयर करना है तो रिपेयर का खर्चा आएगा, तो वो खर्चे में जाएगा। जो भी इक्विपमेंट है उसके रिपेयरिंग में खर्चा आएगा। एक समय था जो आपका कुछ करने पास था ना, यहाँ पे हिरन था, यहाँ पे खरगोश था, यहाँ बंदर थे, अजगर था,
कछुए जो होता है ना कछुआ वो था, लेकिन सबका सब निपट गए। रीजन मेंटेनेंस, क्योंकि इनका एक रेगुलर खर्चा है, उस खर्चे को मेंटेन करना इतना आसान नहीं। आज घर में एक आदमी कुत्ता ही पालता है ना, तो उसका महीने का 2000 का खर्चा होता है। तो उतना बड़ा पार्क को मेंटेन करने के लिए जो मंथली खर्च होता था वो उनके पास नहीं। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह लगेगा, है ना। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, रिपेयर चार्जेस, एनी अदर एक्सपेंस। तो ये हो गए इनकम वाले आइटम और खर्चे वाले आइटम। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये हो गया हेड। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे तीन चीजें पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल में आते हैं। तो तीन चीजें पढ़नी है। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब वर्ड पकड़ो, क्या बोल रहा हूँ मैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा और पेमेंट का मतलब पैसा। पहला अकाउंटेंट सीखने वाले हैं क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या वर्ड है, क्या मतलब है इसका? दूसरा आप लोग पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जस्ट इमेजिन करो, जो तुम्हारी रिसिप्ट है वही तो तुम्हारी इनकम होगी। जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट है वो एक्सपेंस। तो दोनों अलग अलग क्यों है? जस्ट इमेजिन ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट अकाउंट, दोनों में लिखते तो वही थे ना यार, खर्चे और इनकम, खर्चे और इनकम। तो अलग अलग होने का रीजन ये था कि कुछ दायरे तक के खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे और उसके बाद के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सेम यहाँ पे भी है। रिसिप्ट और पेमेंट का मतलब है पूरे साल में तुमको पैसा अगर जितना भी मिला है तुम लिखो। पेमेंट का मतलब क्या है? पूरे साल में जितना तुमने पे किया है वो तुम पेमेंट में लिखो। तो रिसिप्ट और पेमेंट हो गया। इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर ईयर का। ये बात ध्यान से पकड़ना, क्योंकि मैं जब कल न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट में जोड़ दूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या है? हमको पूरे साल में जितना भी पैसा मिला, चाहे वो इस साल का मिला हो, चाहे अगले साल के लिए एडवांस मिला हो, चाहे पिछले साल की उधारी मिली हो। रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट, पैसा आया ना। इमेजिन करो, मैं भी सर कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी दो बच्चे की फीस अभी नहीं मिली पिछले साल, ठीक है। तो इस साल मुझे मिली, वो बच्चा अगले साल मुझे फीस दिया, तो मेरे पास रिसिप्ट तो हुआ ना, पैसा तो आया। पर वो पैसा किस साल का है? पिछले साल। अब मान लीजिए इस साल की भी फीस आएगी और कोई ऐसा बच्चा भी है जो बोल रहा था अगले साल का अभी से एडवांस ले, 11th में पढ़ता है, बोलता है 12th का ही पैसा अभी से ले लो, मेरी सीट बुक। तो क्या वो अगले साल का पैसा भी मेरे को इस साल मिल गया? पैसा तो आया ना। तो रिसिप्ट में क्या होगा? अगला, पिछला और करंट तीनों हो सकता है। लेकिन रिसिप्ट का जो सिमिलर वो है वो है इनकम। इनकम में हम केवल उसी साल का पैसा देंगे, अगला और पिछला हटा देंगे। दैट इज द डिफरेंस। रिसिप्ट मतलब टोटल कितना पैसा मिला और इनकम का मतलब हमको इस साल का कितना है। जस्ट लाइक इमेजिन करो मेरे को 2 लाख रुपए मिले इस साल, मेरे को 2 लाख रुपए मिले, उसमें 10,000 पिछले साल का है और 30,000 अगले साल का है। जोड़ दो, 2 लाख रुपए मिला मुझे सब मिला के, जिसमें से 10,000 पिछले साल का है और 20,000 अगले साल का है। तो इस साल का कितना है? 1,70,000, क्योंकि अगला हटाओ और पिछला हटाओ तो 30,000 है अगला पिछला। 2 लाख में से 30,000 माइनस करो। इस साल मैंने कितना कमाया एक्चुअल में? 1,70,000। रिसिप्ट हुई 2 लाख पर इनकम हुई 1,70,000, क्योंकि वो तो मेरा अगले साल और पिछले साल। क्लियर? ये होता है रिसिप्ट। अब पेमेंट में भी आ जाओ। पेमेंट मतलब पिछले साल का मेरे को कुछ पैसा किसी को देना था और मैंने इस साल दिया, अगले साल मुझे कुछ काम कराना है तो मैंने एडवांस दे दिया, और इस साल के जो खर्चे हैं वो तो दिए ही नहीं। तो ये होता है क्या? पेमेंट। पर एक्सपेंस क्या कहलाता है? ओनली करंट ईयर या करंट ईयर पेमेंट, जो इस साल का मैं दिया तो वो हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और लास्ट इज बैलेंस शीट, जो आपने पहले बनाई।
बैलेंस शीट में कुछ भी नया नहीं है, जैसा तुम लोग पिछले साल बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, नथिंग न्यू। तो अभी आपको सीखने वाले आइटम इसमें दो ही हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस। तो दो ही आइटम आपको सीखना, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे थ्योरी इसकी इतनी ही है, अब इससे ज्यादा मैं थ्योरी पे नहीं जाऊंगा। आप लोग एक काम करेंगे घर से करके आएंगे। वो काम क्या है, आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा बनाया था, याद है, पर्चा बनाया था, यस सर, हैं? तो उस पर्चे से नकल मारी थी वो, है ना? अभी अब आपको वही बनाना है। पेज नंबर 7 ओपन करो। बुक लेके आप नहीं तो फोटो खींच भेज देगा कोई, तो बना ले। 7 नंबर पेज में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके पीछे भी है वो छोटा सा, पर्चा बनाना है, ठीक है। ये आपको बनाना है एक, ये भी सारे आइटम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम याद हो गए थे, वैसे ये भी याद हो जाएंगे। पेज नंबर 17। मैंने अपना नाम दिया नहीं है, चांदनी, मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, देख लेना कौन सा बनाना है। हाँ, वो लिख दिया। हाँ, 17 नंबर पेज में है प्रोफार्मा ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको बनाना है ये 17 पेज, ये छोटा सा। इसको भी चाहिए, इसीलिए वो हाय कर रहे हैं, वो पहचान हैं? नहीं। अभी तो ये लोग बता रहे सिलेबस में है, वो लोग पढ़ा रहे हैं। एक स्कूल पढ़ा रहे तो दूसरा भी पढ़ाएंगे, अभी ना पढ़ा रहे हो। ना पढ़ाने का रीजन बता रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अगर किसी स्कूल में अभी ये चैप्टर शुरू नहीं किया तो उसका रीजन क्या है, ये चैप्टर अकेले का चैप्टर है और एक भेजा खाने वाला है, खा ही रहा है ना। और इसके बाद जो चैप्टर है 5, तो जो 5 चैप्टर वो काम वो एक साथ 5 चैप्टर कॉम्बिनेशन, उसमें फायदा क्या होता है, एक चैप्टर शुरू कर दो, आराम से 1.5 महीने चलता है, 2 महीने। क्यों? 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे मजा आएगी पढ़ने में, ये बोरिंग लग रहा है। एक्चुअली मेरे को सिंपल बताओ, 9th इजी था कि 10th इजी? 10th इजी था ना, वही यहाँ 11 जो था तो आगे निकल गए। माइंड में क्या है, अब पेपर देना नहीं है 11 का, तो बहुत आसान था। अभी बोलिए यार कि जुलाई के महीने में 11 में जितना पढ़ो उसका पेपर होगा, बहुत टफ है, कहानी भी ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, सब हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है। चलिए 19 नंबर पेज में आ जाइए, प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये 3 प्रोफार्मा आपको बनाना, फिर पर्चा बनाना पड़ेगा, इसके बाद फोटो खींच के भेजना सर, फोटो कॉपी करवा दे, बहुत अच्छा नहीं हाथ से लिखना है। नहीं तो फिर हम एक काम करें ना, हमारे पास हमारी मार्कशीट पड़ी है 12th की, हाँ वो वही दे देंगे, फोटो करा लेना, करवा देंगे। साधन ना सर वो छोड़िए, सर मेरे को वो मैं लिखने दे, यहाँ ये क्यों लगाया आपने, कौन बना रहे वीडियो बना रहे सर, वहाँ ग्रुप पे तो नहीं भेज देंगे, पता चला मैं पेरेंट्स देख ले, सही से बताइए ना, मार पड़ेगी बेटा, क्यों पढ़ेगा, साथी से तो पढ़ रहे तो अरे सर चावल काम की थी हमको आज के लिए आपका क्या था, समराइज कर देता हूँ। बिजनेस में 4 वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं, 4 प्रोप्राइटर जो आपने 11 में पढ़ा, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं आपने 11 में पढ़ लिया है। अब आपका आता है एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है। इन तीनों में भी अपन को जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन वो पूरा अपन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे कंटेंट है जो कॉमन कंटेंट को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, या फिर से जनरल एंट्री पढ़ोगे, एनटीओ में जनरल एंट्री कैसे होगी, ये वही है। जैसे आपने एक बार कार चलाना सीख लिया ना, तो हर कार को चलाने का तरीका सेम है ना, लेकिन कुछ अगर उसमें एडिशनल फीचर डाले गए हैं तो वो आपको सीखने पड़ते, कुछ स्पेशल बटन डाले गए हैं तो आपको सीखना पड़ता है। तो वही है यहाँ, आपको जो नया है, जैसे एनटीओ में क्या पढ़ोगे आप,
एंट्री में पढ़ोगे रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, यानी फाइनल अकाउंट। ये आपको पढ़ाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना है। पार्टनरशिप क्या पाओगे तो उसमें तीन चीजें ही पढ़नी है, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस। रीवैल्यूएशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम बदल गया है, हाँ वही है। फाइनल कैपिटल अकाउंट और बैलेंस, बाकी आप कुछ नहीं पढ़ोगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना है, बाकी सब सेम है पिछला। कंपनी में आप आओगे तो कंपनी में केवल दो चीज पढ़ोगे, जर्नल एंट्री और बैलेंस, बीच का सब गायब। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें अपन पढ़ रहे हैं रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस, तीन आइटम। बैलेंस शीट वो भी कॉमन है पिछले साल जैसी है, तो नथिंग इज न्यू, कुछ नया नहीं है। सिर्फ क्या नया है, रिसीट पेमेंट और इनकम। मना करूंगा मालिक, अरे मैं फिर रिपीट कर दूंगी। डन आज के लिए।